नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र हम आपके सामने जनमत में करने वाले हैं वो इस लिहाज से बेहद खास है कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं बार बार कि जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू वहां पर हैं, उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकना होगा और जो पाकिस्तानी हिंदू यहां पर आए जिनको हमें अपनाना है, लेकिन क्या हमने उन्हें पूरी तरह से अपना लिया है? क्या हम उनको पूरी तरह से वो सुविधाएं, वो सहजता दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? आज जनमत में उसी तस्वीर को आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले हैं। आज जनमत में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी दुखद सच्चाई जिसे देखकर आपको भी तरस आएगा, हैरानी भी होगी और हमारे देश में काम कर रहे अधिकारियों की लापरवाही पर आप आक्रोशित भी होंगे। सुदर्शन संवाददाता सागर कुमार ने देश की राष्ट्रीय राजधानी से एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे हिंदू बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दरअसल ये बच्चे पाकिस्तान से भारत पढ़ने की आस में आए थे, लेकिन इनके साथ जो हुआ उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है। क्या पाकिस्तान से आए हिंदू बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं है? किस तरीके से इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, सुदर्शन न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट सागर कुमार की नजरों से आपके सामने रखते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 11th क्लास से काटा गया कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें आगे भी पढ़ना है। मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें आगे पढ़ाया जाए। मैं आधार कार्ड ऑफिस गया था, ये सारी आईडी लेके उन्होंने बस ये कहा 3 महीने के बाद आना। ये बच्ची है जिसका नाम काट दिया है। 11वीं में पढ़ रही थी, अभी इसका नाम काट दिया। भारत का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो यहाँ पर बेटी बचा के तो ले आए लेकिन पढ़ा ही नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक खबर ये दिखाना चाहता हूँ। ये दैनिक भास्कर की एक खबर है। कैमरामैन जरा इसको दिखाए कि रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। और रोहिंग्याओं के बच्चों के लिए कौन गया था? एक बड़ी बड़ी एनजीओ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। ये मैं आज इसलिए क्यों बता रहा हूँ, पहले बच्चे देखिए। ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी बच्चे हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं। इन बच्चियों को बचा के तो हम ले आए भारत के अंदर, और अब क्योंकि बेटी बचाना और बेटी को पढ़ाना भी है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 11th क्लास से काटा गया कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें आगे भी पढ़ना है। मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें आगे पढ़ाया जाए। मैं आधार कार्ड ऑफिस गया था, ये सारी आईडी लेके उन्होंने बस ये कहा 3 महीने के बाद आना। ये बच्ची है जिसका नाम काट दिया है। 11वीं में पढ़ रही थी, अभी इसका नाम काट दिया। भारत का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो यहाँ पर बेटी बचा के तो ले आए लेकिन पढ़ा ही नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक खबर ये दिखाना चाहता हूँ। ये दैनिक भास्कर की एक खबर है। कैमरामैन जरा इसको दिखाए कि रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। और रोहिंग्याओं के बच्चों के लिए कौन गया था? एक बड़ी बड़ी एनजीओ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। ये मैं आज इसलिए क्यों बता रहा हूँ, पहले बच्चे देखिए। ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी बच्चे हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं। इन बच्चियों को बचा के तो हम ले आए भारत के अंदर, और अब क्योंकि बेटी बचाना और बेटी को पढ़ाना भी है, तो अब इनके सामने सबसे ज्यादा मुश्किलें क्या आ रही हैं? क्योंकि कई सिस्टम के अंदर ऐसे निकम्मे अधिकारी बैठे हैं जो शायद इनका दुख और दर्द, शायद अगर ये रोहिंग्या होते, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया होते, पहले तो ये उस लेवल तक पढ़ ही नहीं सकते थे, 10th 9वीं तक वो, क्योंकि कोई स्नेचिंग कर रहा होता है, कोई चेन स्नेचर बनता है। तो ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आपका नाम बताओ पहले बेटा, आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास से आपका नाम काट दिया गया है? नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा है और मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन मेरा नाम 11th क्लास से काटा गया। मेरी अपार आईडी नहीं बन रही थी।
मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें आगे पढ़ाया जाए। मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं वहाँ नहीं पढ़ पाई, मैंने सोचा मैं अपने भारत देश में जाके कुछ पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ और अपने माता पिता का और भारत का नाम रोशन करूँ। लेकिन हमें यहाँ भी पढ़ाया नहीं जा रहा। मतलब आपका नाम काट दिया स्कूल से? हाँ जी। क्या बोल के? अपर आईडी की वजह से? हाँ, उसी वजह से मेरा नाम काट दिया गया स्कूल से। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। 11th क्लास से मेरा नाम काट दिया गया। क्या कहा कि आपका आधार कार्ड में दिक्कत है कुछ? हाँ जी, उसी वजह से। देखिए और भी बहुत सारे बच्चे हैं। आपका भी नाम कटा है? Yes, sir। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता है। क्या बोल के नाम काटा आपका स्कूल से? मेरी अपार आईडी नहीं बन रही थी और आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ इसलिए। मतलब आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नाम ही काट दिया आपका स्कूल से? यस सर। इधर आओ, आपका क्या नाम है? नंदलाल। नंदलाल, आपका भी? आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मतलब 9th क्लास में पढ़ते थे, अब 10वीं के बोर्ड आने वाले थे, उससे पहले ही नाम काट दिया। आपकी तो इतना लंबा जो 10th के तो बोर्ड के एग्जाम भी थे, वो दे पाओगे अब? नहीं, अभी तो नहीं दिलाएंगे क्योंकि मेरा आधार बन ही नहीं रहा सही से। कुछ दिक्कत है मेरा आधार कार्ड में और अपार आईडी भी नहीं बन रही स्कूल में। मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे। देखिए बच्चे भावुक भी हैं और ये कोई आम बच्चे नहीं है। ये मतलब इनके घर पे मत जाना, ये टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली। ये बच्चा बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है और मेरा आधार कार्ड नहीं बन रहा क्योंकि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें आगे भी पढ़ना है। अभी आप कुछ सुना रहे थे मुझे, भजन। भजन सुना रहे थे, सुनाना जरा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तेरे धन के सहारे हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ, नित नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ बुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। देखिए ये बच्चे कितने प्रतिभा के धनी हैं। इनके एक बार परिवार की शक्ल दिखाइए। ये कोई बहुत बड़े करोड़पति नहीं है, ये कोई अरबोपति नहीं है। मतलब ये सब कुछ अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ अपने लोग हैं, यहाँ पढ़ सकेंगे, यहाँ बेटियाँ आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं जो इनका दुख दर्द, अच्छा पूरा क्या मामला है ये विक्रम, क्या दिक्कत, कहाँ पेच फंस रहा है जो बच्चों को एकदम से अचानक से स्कूलों से नाम काटने शुरू कर दिया? आपके पास तो प्रूफ भी है, जबकि अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या के सब कुछ बन सकता है, सब कुछ वो पढ़ सकते हैं। आपके पास एक एक कागज है। मैं पिछले साल एक पुलिस अधिकारी से मिला था, उन्होंने एक बात कही थी कि एक भी शिकायत इन लोगों की पुलिस थाने के अंदर नहीं है। अगर ऐसे लोगों का बच्चों का नाम काटा जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? सर देखिए, हम तो सारे रेगुलेशन के साथ इधर आए हैं इंडिया में, और जितने भी हमने आईडीज बनवाई हैं वो आप देख सकते हो। आधार कार्ड जो है वीज़ा और पासपोर्ट में बनवा सकते हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हैं उसमें, और गवर्नमेंट का भी रूल है कि अगर वैलिड आईडीज है ये तो आप बनवा सकते हो। हमारे पास सारी वैलिड आईडीज है। मैं आधार कार्ड ऑफिस गया था, ये सारी आईडी लेके उन्होंने बस ये कहा 3 महीने के बाद आना, 3 महीने के बाद आना, 6 महीने के बाद आना। 2 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, दिल्ली की एक भी ऑफिस नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो आधार कार्ड की बड़ी सबसे बड़ा आधार केंद्र है जो गवर्नमेंट का, उधर भी मैं 10 बार गया हूँ। हालांकि मुझको नाम पता है उन अधिकारियों का? नहीं सर, नाम नहीं बताते वो। अच्छा। अंदर हमें लेके भी नहीं जाते। हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ऑफिस बना हुआ है बाकायदा फॉरेनर्स के लिए, दूसरे लोग भी बनवाते हैं। और सबसे ये कोई इनका वैलिड वीजा है, और ये क्या FRO? हाँ, FRR LTV लॉन्ग टर्म। और इनका ये आधार कार्ड भी बना था, अब इनको कह रहे हैं ये सस्पेंड हो गया है। किस आधार पर सस्पेंड किया गया है उन लोगों ने, जबकि सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास है? और चलिए डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों का बीच में पढ़ाई काट देना। और ये बच्चे तो सारे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतनी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उन लोगों को कहाँ गए आप? ये
कि दिक्कत कौन सा आ रही है, वो उन निकम्मे अधिकारी आपकी बात सुन रहे हैं कि वो कहाँ पेच फंसा, वो जरा उनको बताइए। आपके देश सर ये सारा जो है पेज जो है आधार कार्ड के अंदर से ही फंसा है हमारा। अच्छा। एक तो दिल्ली में सरकार ने ये लगा दिया कि अपार आईडी बच्चे की बननी चाहिए। हाँ। अब हमारे बच्चों की अपार आईडी तो बन नहीं रही है दिल्ली आधार कार्ड के अंदर। दिल्ली सरकार ने हमारा जो आधार कार्ड आ रहा है, जो दिखा हाँ। जरा क्या आया था उस बच्चे का जो नाम का टीसी वाला दिखा जरा। हाँ ये बच्ची है जिसका नाम काट दिया है, नीचे अंदर है। ये हाँ ये रहे, देखो आधार नंबर सो एंड सो हैज बीन डीएक्टिवेटेड अंडर रेगुलेशन 28 ऑफ द आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016। यानी कि ये मैसेज आ रहा है। हाँ यही सब में यही आ इसके रहा है। बाद आधार जो अपर आईडी बता रहे हैं आप स्कूल की, वो नहीं बनेगी। नहीं, आधार कार्ड ही सस्पेंड हो गया ना सर, कहाँ से बनेगी। आधार कार्ड सस्पेंड हो गया और स्कूल में हमारे बच्चों ने, देखो मैं जब पाकिस्तान से निकला था ना, भारत के अंदर मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जहाँ जाके अगर पाकिस्तान में हमें राइट्स नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में हमें जो है जॉब्स वगैरह इतनी नहीं मिलती, हमारी मतलब हमसे नफरत की जाती है, तो हमने सोचा कि हम भारत के अंदर जाएंगे तो हमें भारत के अंदर अच्छा मतलब एक इज्जतदार आदमी और अच्छे तरीके से हम अपना मतलब मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। आपकी बेटी है? जी हाँ सर, मेरी आप पढ़ाना चाहते हैं? आप भी मैंने सुना है दर दर की ठोकरें खा जी सर, चुके हो। मैं बहुत जगह पे गया हूँ, कहीं भी नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। आधार कार्ड नाम भी काट दिया बेटी नाम का। भी काट दिया, 11वीं में पढ़ रही थी, अभी इसका नाम काट दिया है। देखिए इन बच्चों ने जहाँ पर कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, इस बच्ची ने 10वीं तक ये पढ़ाई करी। इस बच्ची के भावुक भी आंखों में आंसू भी हैं, क्योंकि पढ़ना चाहती थी। यहाँ देश में आके इसने 0 से शुरू किया, 10वीं में अच्छे मार्क्स से पास हुई, अब अचानक से ही 11वीं में नाम काट दिया। कुछ मोदी जी को कहना चाहते हो? मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये जो भी हो रहा है आधार कार्ड का, वो सब हमारे लिए कुछ। अच्छा, एक बेटी तो बताया कि उसकी तो शादी कर दी बीच में, उसका नाम काट दिया। तो एक बच्ची है जो 11वीं पास कर चुकी थी, अभी 12वीं में थी और उसको हाथ में टीसी थमा दिया गया। जैसे इस बच्ची को, कृष्णा को थमा दिया है हाथ में टीसी, वो नहीं जा रही अभी स्कूल। ये बच्चे भी नहीं जा रहे, सारे ऐसे ही खड़े हैं। हमारी तो बहुत उम्मीदें हैं। भारत का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो यहाँ पर बेटी बचा के तो ले आए, लेकिन पढ़ा ही नहीं पा रहे। हमारा तो सारा भविष्य तबाह हो गया। एक 2 बच्चे हैं, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमारा आने का क्या फायदा। ये चाहते तो ये कहीं इनको काम पर भी लगा सकते थे, क्योंकि घर के हालात भी ऐसे नहीं है, क्योंकि 3 टप्पर भी मेरे ख्याल से बिल्कुल कितने बुरे हालात के अंदर ये लोग यहाँ पर परिवार के साथ रह रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे मोदी जी तक ये बात पहुँचे और उन निकम्मे अधिकारियों तक ये कार्रवाई होए जिन्होंने इन बच्चों के सपने, जो ये उड़ना चाहती थी, ये पढ़कर ये कुछ बनना चाहती थी अपने देश के अंदर, लेकिन उन निकम्मे अधिकारियों की वजह से सिस्टम ने कहां पर उनकी अगर मार करी कि इन बच्चों के नाम तक स्कूल से काट दिए गए। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो ये वो हिंदू बच्चे हैं जो पाकिस्तान से इस उम्मीद में आए थे कि यहाँ भारत में आके उन्हें अपनाया जाएगा, उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। बेटी बचा ली गई, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जाने थे निकम्मे कर्मचारियों की वजह से, वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए इन परिवारों ने गुहार लगाई है मोदी सरकार से कि इनकी सुनी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सुदर्शन पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद सरकार इन बच्चियों के बारे में, इन बच्चों के बारे में जरूर कुछ सोचेगी और इन्हें जो पढ़ने का अधिकार इनका है, वो अधिकार तुरंत इन्हें सौंपा जाएगा। एक तरफ हमारे देश में देखिए किस तरह से पाकिस्तान से आए हुए हिंदू बच्चियों के लिए जो निकम्मे कर्मचारी हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से एक विशेष मजहब, कहीं दुनिया में कहीं पर भी कुछ हो लेकिन एकजुट हो जाता है, एक सुर में बात होने लगती है। और वो बात किस तरह से चरितार्थ हो रही है, अगली खबर दरअसल इस पर पूरी तरह से मुहर लगाती हुई नजर आती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, तू कौन मैं खान। बिल्कुल, आज एक ऐसा ही उदाहरण न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के ने सामने रखा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पाकिस्तानी मूल के हैं, मुस्लिम मेयर हैं, और शपथ लेते ही उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया है। अपना शहर संभालने के बजाय ये साहब दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के लिए आंसू बहा रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क के मेयर की कुर्सी संभालते ही किसी व्यक्ति की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सब समझते हैं, लेकिन यहां पर प्राथमिकताओं में
जब बढ़ते हुए अपराध पर रोक लगाने की बात हो, बेघर लोगों की समस्याओं को दूर करने की बात हो या शहर की चरमराती अर्थव्यवस्था की बात हो, इस पर जोहरान ममदानी को कोई चिंता नहीं है, इस पर वो बेफिक्र हैं। लेकिन मेयर जोहरान ममदानी के लिए ये मुद्दे मायने नहीं रखते। शपथ लेने के ठीक बाद उनका दिल न्यूयॉर्क के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि 7 समंदर पार भारत की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के लिए धड़क रहा है। ममदानी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं और मेरा परिवार अक्सर, खालिद के लिए वो लिखते हैं कि मैं और मेरा परिवार अक्सर आपके बारे में सोचते हैं, हम सब आपके साथ हैं। इस खत के मजमून से जोहरान ममदानी उस नफरती विचारधारा के साथ खड़े दिखते हैं जो उन्हें हमारी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत देती है। ममदानी का उमर खालिद को खत लिखना कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं है, ये भारत के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। ये वही जोहरान ममदानी है जिस पर चुनाव जीतने के लिए कर्नाटक कांग्रेस की 5 गारंटी जैसा एजेंडा चुराने का भी आरोप लग चुका है। और अब जब कुर्सी मिल गई है तो वो एक ऐसे शख्स के लिए आंसू बहा रहे हैं जिस पर भारत के टुकड़े करने की साजिश रचने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर लोग जोहरान ममदानी को लेकर बेहद आक्रामक हैं और उनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका से उमर खालिद के समर्थन में सुर उठे। इससे पहले भी 8 अमेरिकी सांसदों ने भी भारतीय राजदूत को पत्र लिखा था और अब जोहरान ममदानी का यह कदम उसी कड़ी का एक हिस्सा लगता है। यह एक सुनियोजित लॉबिंग है जिसका उद्देश्य भारत की छवि खराब करना और भारतीय न्यायपालिका पर दबाव बनाना है। लेकिन ममदानी और उनके जैसे अन्य नेताओं को यह समझ लेना होगा कि भारत का लोकतंत्र और भारत की न्यायपालिका दोनों ही स्वतंत्र हैं। उमर खालिद को जमानत मिलेगी या उसे सजा होगी, इसका फैसला सबूतों, प्रमाणों, गवाहों और साक्ष्यों और साथ ही साथ संविधान के आधार पर होगा। न्यूयॉर्क के मेयर कार्यालय से जारी किसी भावुक चिट्ठी के आधार पर नहीं। यह घटना उस मानसिकता की काली परत को उधेड़ कर रख रही है जो मानवाधिकार की आड़ में भारत विरोधी एजेंडे को हवा देती है। सवाल यह है कि ममदानी का दिल उन हिंदुओं के लिए क्यों नहीं धड़कता, उनके लिए क्यों नहीं पसीजता जो दिल्ली दंगों में मारे गए, जिन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जो आज भी बिना सबूतों, बिना प्रमाणों के भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। जोहरान ममदानी का दिल उन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं धड़कता जिन्हें जिंदा जला दिया जाता है। जोहरान ममदानी का दिल उन पुलिसकर्मियों के लिए क्यों नहीं धड़कता जो दिल्ली दंगों में घायल हुए, जो इस दुनिया में भी कई ऐसे हैं जो नहीं हैं, उनके परिवारों के लिए उनका दिल क्यों नहीं पसीजता। उनकी सहानुभूति सिर्फ एक विशेष समुदाय और विशेष विचारधारा के लोगों के लिए क्यों रिजर्व है। ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म ये प्रमाणित करता है कि जोहरान ममदानी इंसाफ के नहीं बल्कि एक खास नफरती एजेंडे के सिपाही हैं। और इस मामले में शायद ये भी कहना गलत ना होगा कि जिहादी सोच भले ही कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, कितनी ही ऊंचाई क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन जिहादी मानसिकता से खुद को दूर नहीं रख सकती। और यही वजह है कि जोहरान ममदानी आज अपने शहर को छोड़कर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत कर रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे वो भारत विरोधी एजेंडे को हवा देना चाहते हैं। लेकिन जोहरान ममदानी को यह समझना होगा कि हम भारत हैं। ये वो भारत है जो स्वतंत्र नीति के साथ अपने लोगों के लिए अपने हिसाब से, अपने लोकतंत्र और अपनी न्यायपालिका अपने संविधान के हिसाब से चलता है। बाहरियों के हस्तक्षेप का यहां कोई काम नहीं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और
पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं। वो पश्चिम बंगाल जिसके लिए ये नया साल बेहद खास है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी साल है। 2026 यानी इस साल के मध्य तक पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच टक्कर की जो तस्वीरें अब आने लगी हैं, वो कई सवाल खड़े कर रही है और सवालों के साथ साथ बहुत कुछ उजागर भी कर रही है। एक तरफ जहां बंगाल दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी को सवालों के घेरे में घेरते हुए नजर आए, आरोप लगाते हुए नजर आए, घुसपैठियों को समर्थन देने का उन पर आरोप लगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके की हमने आपके सामने तस्वीरें रखी, जो लगातार जिसकी वजह से ममता सरकार सवालों में रही है, वहीं ममता बनर्जी भी चुनावों से पहले सेक्युलर होने और मंदिर बनाने का दावा करती थक नहीं रही हैं। लेकिन इस बीच बंगाल के पांडामेश्वर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने ममता बनर्जी की घबराहट पर और ज्यादा ठप्पा लगा दिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पांडामेश्वर में भाजपा के एसआईआर कैंप को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। आग लगाने से पहले और बाद की दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस घटना की पूर्व सूचना पुलिस को दी गई थी, बावजूद इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और पुलिस मौके पर असहाय और तमाशबीन बनी रही। घटना का यह वीडियो बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया, एक्स पर साझा किया। बीजेपी का आरोप है कि यह लापरवाही नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी सरकार के संरक्षण में हुई एक सुनियोजित साजिश है। भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लगातार हिंसा और धमकियों के जरिए कुचलने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर जैसे संवैधानिक और प्रशासनिक कार्यों पर हमला ये दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस को निष्पक्ष प्रक्रिया और पारदर्शिता से डर लग रहा है। जब सत्ता को जनता पर भरोसा नहीं रहे, तब वो बल और भय का सहारा लेती है। पांडामेश्वर की घटना इसी मानसिकता का उदाहरण है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रही है। पूर्व सूचना के बावजूद कार्रवाई न होना, समय पर हस्तक्षेप न करना और दोषियों के खिलाफ सख्ती न दिखाना राज्य तंत्र के पूर्ण आत्मसमर्पण को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। पार्टी का कहना है कि यह घटना केवल भाजपा पर हमला नहीं है, बल्कि बंगाल के हर उस नागरिक पर हमला है जो लोकतंत्र और कानून के राज में विश्वास करता है। और अब बात करते हैं शब्दों के उत्सव की। वो शब्दों का उत्सव जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका है। शब्दोत्सव 2026, इसका शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और खास तौर से 4 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में शब्दों की जादूगरी, शब्दों का कितना असर पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है और जीवन में शब्दों का क्या महत्व है, इसे उल्लेखित करते हुए तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। और खास तौर से आज का दिन इसलिए विशेष रहा क्योंकि इसमें संबोधन दिया गया आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर जी की तरफ से। उनकी तरफ से शब्दों के महत्व को किस तरह से समझाया गया और इस पूरे शब्दोत्सव में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए हम आपके सामने रखते हैं। पर भारत फिर से खड़ा हो पाया। वो किसी कवि ने कही है ना कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ऐसे में कि जमाने ने बहुत कोशिश की, अनेक अनेक रूपों में आकर के हमारी इस सभ्यता पे, संस्कृति पे, शिक्षा पे प्रहार किए, पर क्योंकि हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी तो हम मजबूती के साथ खड़े रहे और बार बार अपने आप को हमने फिर से पुनः स्थापना की। और आज भी इसी कारण से इस प्रकार के आयोजनों की जरूरत है। सच में बधाई की पात्र है हमारी शब्दोत्सव की ये टीम, जिन्होंने इस विजन को साकार किया
कि आज जितना मर्जी हम आधुनिकता में चले जाएं, परंतु जड़ों से जुड़े रहना सबसे जरूरी है। विज्ञान जरूर हो एक हाथ में, पर संस्कार भी साथ में होना बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम उन सारे सवालों का जवाब भी है जो हर भारतीय माता पिता ये पूछता है कि आधुनिकता की राह पे बढ़ते हुए मैं अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से कैसे जोड़े रखूं। ये जवाब है कि अनेक माध्यमों से, अनेक चर्चाओं से इस बात को हम समझ पाएंगे कि अपने मूल को खोए बिना अपने आप को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और दिल्ली में यह महोत्सव सच में भारतीय विविधता का परिचायक है। हम तो दिल्ली को वैसे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम उदाहरण मानते हैं, और यही कारण है कि हमारी सरकार ने इस 10 महीने में हर राज्य के उत्सव को उतनी ही भव्यता के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ मनाया जितना वो पर्व उस राज्य में जो वहाँ का मूल त्यौहार है वहाँ मनाया जाता है। हमने बड़े शौक से, बड़े प्यार से दिल्ली को अपने जो उनका मूल विचार है, परंपरा है, संस्कृति है, भाव है, उससे जोड़े रखने की कोशिश की। इसीलिए यदि हमने बिहार और पूर्वांचल का छठ दिल्ली में धूमधाम से मनाया, तो हमने महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी को भी आनंद से यहाँ पे किया। तो गुजरात के डांडिया को और इसीलिए शब्दों को हमारे यहाँ बहुत अच्छे से, शब्दों को इतनी पवित्रता से हमारे यहाँ संजो कर रखा गया, और इसलिए उन शब्दों की साधना करने वालों को भी ये कहा गया कि आप अपने जीवन को भी पवित्र रखो, अपने जीवन को भी सात्विक रखो, अपने जीवन को शुद्ध रखो, और इसको ईश्वर आराधना की तरह शब्दों की आराधना करो। इसलिए हमारे पूरी परंपरा में, चाहे वेदों के ऋषि हो या चाहे उपनिषद के ऋषि हो, रामायण महाभारत लिखने वाले लोग हो, संत वाल्मीकि से लेकर ऋषि है वाल्मीकि तो हमारे लिए, तो ऐसे सबकी अगर हम परंपरा देखेंगे कि जिन्होंने ऐसे चिरंतन साहित्य का निर्माण किया, जो शब्द आज हमारे लिए अमृत के समान है, जो आज भी हमारे लिए पथदर्शक है। या उसके पश्चात हम योग के बारे में आज सुनते हैं, योग शब्द का निर्माण है, पतंजलि ने उसको इस तरीके से वर्णन किया है उस बात का। तो ये सब जो हमारी परंपरा में शब्दों का जो वर्णन है, ये वास्तव में बहुत एक आराधना साधना के रूप में किया गया है। कभी कभी आजकल जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आपका भाव क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है शब्दों के पीछे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया में हर तरह के तत्व होते हैं। कुछ तत्वों ने इन्हीं शब्दों का, क्योंकि अ से ज्ञ तक शब्द तो वही, तो संस्कृति और साहित्य का अभूतपूर्व समागम। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल शाह की एक का विवादास्पद बयान ने देश के 2 राज्यों उत्तराखंड और बिहार की सियासी गलियारे में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। गिरधारी लाल साहू का एक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिहार की बेटियों को लेकर अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। इस असंवेदनशील बयान के सामने आते ही विपक्षी दलों ने इसे महिला अस्मिता पर बड़ा हमला करार देते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने इस टिप्पणी को बिहार की गरिमा और नारी शक्ति का घोर अपमान बताते हुए उचित कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष
अप्सरा ने गिरधारी लाल साहू के बयान पर कहा ऐतराज दर्ज किया है। उन्होंने विरोध इस पर किया है और उन्होंने इस टिप्पणी को पूरी तरह से अमर्यादित और निंदनीय करार देते हुए बिहार की बेटियां आज दुनिया भर में मिसाल कायम कर रही हैं और राज्य में सरकार बनाने तक में महिलाओं का बड़ा वर्चस्व है। ये बातें उन्होंने कही। उधर आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि बेटियों के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस अपमान के लिए माफी जैसे शब्द भी बहुत छोटे पड़ेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति को औपचारिक पत्र भेजकर उनके बयान पर जवाब मांगा है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफीनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। गिरधारी लाल साहू को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 20 दिनों का समय दिया गया। आयोग ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ न्याय संगत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की अब बात करेंगे, जहां धर्मांतरण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। 31 दिसंबर की रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। चनुवाला गांव में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब सुबह ग्रामीणों ने जंगल की ओर जाते हुए एक खेत में ईसाई धर्म का क्रॉस चिन्ह देखा। यह चिन्ह लोहे के सरिये से बनाया गया था और उसके पास फूल और मोमबत्तियां रखी हुई थी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि यह भूमि शिवचरण सिंह के परिवार से जुड़ी है और उसी क्षेत्र में पहले भी धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आ चुका है। जैसे ही ग्रामीणों ने खेत पे बना क्रॉस चिन्ह देखा, सूचना पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। स्थिति बिगड़ती देख गांव में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और इससे पहले तक कुछ जिहादियों की तरफ से लैंड जिहाद भी यहां पर किया गया था और अब ईसाई मिशनरीज कहा जा रहा है कि इन्होंने भी खेल में शामिल होना शुरू कर दिया है और हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आने लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि एक हिंदू की जमीन पर क्रॉस का निशान कैसे आया और आया तो क्या ये जमीन पर कब्जा करने की पूरी साजिश तो नहीं है और क्या एक तरफ पैसे का लालच देकर धर्मांतरण तो नहीं कराया जा रहा है। अब क्रॉस का निशान मोमबत्ती फूल जमीन पर रख देने से जमीन पर कब्जा भी शुरू हो गया है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ सिटी संग्राम सिंह और शहर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और ये कहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए इसी के साथ जनमत के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।